हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे भाई। जैसे अगर आप 55 के आगे वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, फिर कई इसके और भी जो नीचे वाले क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है भाई आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर से पूछा गया है। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये काफ़ी पुअर होता है। और स्टार्टिंग टॉर्क अगर पुअर है भाई तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास मान लेते हैं ये एक मोटर है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई हैवी लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हैवी लोड को एक तरीके से स्टार्टिंग में घुमा नहीं पाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होता है काफ़ी पुअर होता है। यानी स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक भी पुअर क्यों है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी पुअर होता है। लेकिन जब ये एक बार रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, जब ये रेटेड स्पीड पे आ जाता है भाई, तो उस समय उसका जो कैरेक्टरिस्टिक बनता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले मोटर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशन का हेल्प लेकर के थोड़ा सा अगर बात करें, तो हम लोग को पता है भाई स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये रोटर के रेजिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना ज़्यादा रोटर का रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिलेगा। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के पैरेलल में ही अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की अगर बात करूँ, तो इसमें हम लोग को पता है भाई कि एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है कि आप इसके रोटर के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग टाइम में अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं? रोटर में कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। ओके, तो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है ये इंक्रीज होता है, और एक बार रोटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो सीधी सी बात आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो भी एक तरीके से इंक्रीज होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के पास क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। लेकिन वही अगर हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें भाई, तो इसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं है। आप बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इसके रोटर के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो रेजिस्टेंस है किसका? रोटर का, ये काफ़ी पुअर होता है, काफ़ी लो होता है। इसके चलते आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिलेगा ये भी एक तरीके से लो देखने को मिलता है। इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक से दिखाऊँ भाई, जैसे मान लेते हैं ये आपका स्लिप हो गया, स्लिप बोलिए या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं आप, और ये हो गया आपका टॉर्क। तो ये कुछ इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक बनता है भाई। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे एक तरीके से मान लेता है आपका NS है, और ये मान लेता है भाई आपका स्टार्टिंग टॉर्क है। ओके, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क है। अब मान लेते हैं जो आपके पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इस पे जो लोड लगा हुआ है, इस लोड का जो टॉर्क का डिमांड है, यानी इस लोड को लेकर के चलने के लिए जो टॉर्क चाहिए स्टार्टिंग में, मान लेते हैं ये आपका लोड टॉर्क। इतना टॉर्क आपको चाहिए स्टार्टिंग में, तब जाकर के क्या होगा आपका ये मोटर एक तरीके से इस हैवी लोड को या फिर इस लोड को लेकर के घूम सकता है। लेकिन ये एक्चुअल में कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इतना ही। लोड टॉर्क का कितना? इतना। इसका मतलब क्या हुआ? आपका यहाँ पे TL बड़ा है TM से, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये मोटर घूम ही नहीं पाएगा। और यही इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई, स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक का बहुत ही घटिया होता है। इसलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, और मॉडिफिकेशन करके हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाए, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर मेरे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो इसके अंदर दो पार्ट है भाई, एक रोटर है और एक स्टेटर है। तो हम लोग किसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे? तो आपको पता है कि क्योंकि मेरे को यहाँ पे टॉर्क बढ़ाना है ना, तो टॉर्क आपको पता है कि ये रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टॉर्क कौन सा? सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, रनिंग टॉर्क नहीं। रनिंग टॉर्क का इसका कैरेक्टरिस्टिक अपने आप ये बेटर होता है, ठीक है भाई। तो इधर हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस स्टार्टिंग टॉर्क को एक तरीके से इंप्रूव करना है। तो हम लोग को इक्वेशन पता है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल है रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रोटर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। रोटर के कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग लाएंगे, और रोटर के कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजिंग लाने के बेसिस पे ही
जब आप स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को पढ़ेंगे तो ये 3 तरीके का होता है भाई, ठीक है। सबसे पहला हो गया आपका सिंगल केज या फिर सिंपल, इसको बोलते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा होता है आपका डीप बार, यानी रोटर का जो कंडक्टर होगा डीप होगा, डेप्थ होगा, डेप्थ ज्यादा होगा भाई, ठीक है, डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और थर्ड होता है आपका डबल स्क्वायरल केज, यानी यहाँ पे 2 पिंजड़ा बनाएंगे, ठीक है, 2 एक तरीके डबल वाइंडिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे भाई, फिर चाहे स्क्वायरल केज हो या फिर स्लिप रिंग हो, तो यहाँ पे फिर हम लोग को पढ़ना होता है स्पीड कंट्रोल मेथड। स्पीड को हम लोग कैसे एक तरीके से वेरी कर सकते हैं, तो इसके अंदर स्पीड कंट्रोल से भी आपका एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन फिलहाल के लिए इस लेक्चर में हम लोग आज पूरा का पूरा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ओके। और आज का ये लेक्चर एक बार समझ जाइएगा ना, तो आपका करीब करीब क्वेश्चन नंबर 68 या 69 तक आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको मतलब डिफिकल्ट नहीं लगेगा भाई। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा न्यू पेज के ऊपर, और एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके देता हूँ भाई। बैकग्राउंड फ्रेम काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको ये पता चले कि हम लोग अभी हैं कहाँ पे। तो ओवरऑल हम लोग का चल रहा है टॉपिक 3 फेज इंडक्शन मोटर। और 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब भी पढ़ेंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ पढ़ना होगा भाई। एक होगा आपका, यहाँ पे इस तरीके से सेपरेट करके बताता हूँ, एक होगा आपका इधर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और इस साइड में आ जाइए आपका हो जाएगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब हम लोग को पता है क्योंकि मोटर पढ़ रहा है भाई, तो मोटर के अंदर सिर्फ 2 ही चीज होता है, एक हो गया आपका स्टेटर और दूसरा हो गया आपका रोटर, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टेटर की बात करें तो स्टेटर जो होता है भाई ये कॉमन रहता है। कहने का मतलब क्या, जो स्टेटर आपने 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए डिजाइन किया है वही स्टेटर आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए भी डिजाइन होता है। यानी इसका स्टेटर आप इसमें यूज कर सकते हैं, फिर इसका स्टेटर इसमें यूज कर सकते हैं, कॉमन होता है। स्टेटर में हम लोग कोई भी चेंजिंग नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रोटर के अंदर एक तरीके से चेंजिंग होता है भाई। जैसे आपको पता है इसका नाम स्लिप क्यों पड़ा, क्योंकि इसके रोटर के अंदर क्या होता है, स्लिप लगा होता है भाई, ठीक है। 3 स्लिप रहेंगे तभी तो हम लोग एक तरीके से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर के सर्किट के अंदर ऐड कर पाते हैं, समझ में आया। और इसी को हम लोग वाउंड भी बोलते हैं। वाउंड का मतलब क्या होता है भाई, वाइंडिंग का मतलब क्या समझते हैं आप, वाइंडिंग का मतलब क्या कि आपने रोटर के ऊपर एक वाइंडिंग लपेटा, वाउंड का मतलब लपेटना होता है, ठीक है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है इसका जो रोटर होता है इसको वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से स्टेटर के अंदर हम लोग 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं उसी तरीके से आपका रोटर के अंदर भी क्या होता है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया हुआ रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग को कैसे हम लोग करते हैं, ये सबका पूरा का पूरा भाई प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसके अंदर 13 लेक्चर है, मशीन वाइंडिंग करके होगा, वहां से आप पूरा का पूरा समझ जाइएगा रोटर के अंदर कैसे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। वही सेम प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे वाउंड रोटर के अंदर भी करते हैं। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल स्टेटर दोनों के लिए स्लिप रिंग हो या फिर स्क्वायरल केज हो कॉमन होगा। रोटर की अगर बात है तो 2 तरीके का रोटर होता है, एक हो गया आपका स्लिप रिंग या फिर कोई वाउंड रोटर, और दूसरा होता है आपका केज टाइप रोटर। केज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिंजड़े की तरह दिखेगा भाई, ओके। और स्क्वायरल मतलब क्या, गिलहरी, ठीक है। तो किसी कंट्री में आप जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, गिलहरी को एज अ पेट की तरह रखा जाता है भाई, ठीक है। जैसे इंडिया में आपका पैरोट हो गया ना, पेट की तरह रखते हैं हम लोग पिंजड़े में, तो उसी तरीके से गिलहरी को भी क्या किया जाता है, एज अ पेट की तरह रखा जाता है पिंजड़े में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का गिलहरी का पिंजड़ा यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या है, ये केज है भाई। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था तिरछा तिरछा क्यों होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग को एक तरीके से मशीन में अवॉइड करने के लिए। तो ओवरऑल 2 तरीके का रोटर है आपका, एक वाउंड रोटर और एक आपका स्क्वायरल केज। अब हम लोग स्क्वायरल केज के अंदर आते हैं। स्क्वायरल केज के अंदर भी क्या है भाई, रोटर के अंदर और भी मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये हो गया आपका सिंपल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। इसी के अंदर दूसरा होगा आपका डीप बार
ठीक है, डीप बार रोटर बोल सकते हैं आप, क्योंकि रोटर का ही नाम रखा रहता है डीप बार इंडक्शन मोटर, या फिर कहिए रोटर का नाम है। थर्ड होता है आपका डबल केज, ठीक है, डबल केज इंडक्शन मोटर, फिर डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो ओवरऑल पहले हम लोग रोटर के ऊपर बात करते हैं, और ये अपने आप में दूसरा है, ठीक है। यहाँ पे रोटर एक तरीके से डिफरेंट है, इसमें वाइंडिंग होता है, इसमें वाइंडिंग नहीं होता, उसमें भाई कॉपर के या फिर एल्युमिनियम के इस तरीके से कंडक्टर एक तरीके से लगाए हुए रहते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, जो सिंपल हम लोग का जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है भाई, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको अगर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से जो निकला हुआ है, ये वाला, ये एल्युमिनियम का क्या है, एक तरीके से मोटा मोटा कंडक्टर है, समझ गए। ये रड होता है ऐसे डला हुआ, इधर से डला हुआ, इधर निकला हुआ पूरे रोटर के अंदर, समझ में आया। तो ये भाई क्या है, सिंपल वाला स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इन कंडक्टर को अगर आप देखेंगे तो ये सर्कुलर है, सर्कुलर डिजाइन में है एक तरीके से, ठीक है। इनका थिकनेस जो होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। अब दूसरा जो था भाई, ये है आपका डीप बार कहने का मतलब क्या, ये देखिए आप एक बार, इसका मैंने साइड व्यू दिखाया, ये कौन सा व्यू है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे भाई, ड्राइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मशीन को समझने के लिए। एक होता है टॉप व्यू, एक होता है फ्रंट व्यू, एक होता है साइड व्यू। तो हम लोग इधर से देख रहे हैं, या फिर कहिए इधर से देखेंगे, अगर आप इधर से अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा, और ये बार देख रहे हैं आप, ये बार कुछ इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 इस तरीके से पूरा बार इसमें लगा हुआ है, एल्युमिनियम के बार, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, समझ में आया। तो ओवरऑल ये डीप बार को हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं भाई, ठीक है, फ्रंट से, सामने से देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है, डीप का मतलब क्या होता है, जो आपका कंडक्टर होगा ये अंदर तक, थोड़ा अंदर तक धंसा हुआ होगा रोटर में, देख रहे हैं इसका चौड़ाई, मतलब इसका जो लेंथ है, देख रहे हैं कितना अंदर तक धंसा दिया गया। पहले क्या था, ऐसे छोटे छोटे कंडक्टर लगे हुए थे, ठीक है, समझ में आया। डीप का मतलब समझिए ना, ये जो बार है ये डीप है, रोटर के अंदर एक तरीके से धंसा हुआ होगा, समझे। ये पूरा ऐसे धंसा हुआ है, पूरा धंसा हो गई। ओके, तो ये हो गया आपका डीप बार स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और ये पूरा अंदर तक ऐसे लंबा एक तरीके से डाला हुआ है। और एंड में क्या होता है आपका, ये शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहता है, ठीक है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो ज़्यादा हम लोग बच्चे की तरह नहीं पढ़ेंगे ये सब चीज़ों को, पहले आप डायग्राम समझिए, इसको भी आप देखिए। ये भी आपका क्या है, एक तरीके से डीप बार ही है, ठीक है, देख रहे हैं इसका गहराई, लेंथ एक, मतलब इसका ये देखिए ना, ये काफ़ी अंदर तक धंसा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं डीप बार रोटर। तो हम लोग जो है भाई इस सेशन में सबसे पहले डीप बार इंडक्शन मोटर को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को पढ़ेंगे। डबल स्क्वायरल केज का मतलब क्या होता है, 2 पिंजड़ा बनेगा भाई, ठीक है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा ना, सिर्फ एक वाइंडिंग लगा हुआ है, ठीक है, एक रड एक तरीके से डला हुआ है। लेकिन डबल केज में क्या होता है, डबल केज में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एक ये वाला देखिए, बाहर वाला, ये जो गोल्ड कलर का शाइनिंग दिख रहा है आपको, ये रड है, एक तरीके से सर्कुलर रड है, ठीक है, ऐसे डला हुआ है। और वही अगर आप इसके जस्ट नीचे में देखेंगे भाई, थोड़ा सा नीचे में अगर आप देखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडिश टाइप का, इसके जस्ट नीचे में छुपा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये एक तरीके से इसका दूसरा कंडक्टर है। यानी इसके अंदर इसका डबल स्क्वायरल केज इसलिए नाम पड़ा है भाई, क्योंकि इसके अंदर 2 कंडक्टर डालते हैं। एक तो ये देख रहे हैं आप पे इसका ब्लॉक डायग्राम, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे लगा हुआ, इस स्लॉट में घुसेगा, ये समझ में आया। ये आपका बाहर वाला कंडक्टर है, और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का होल, ये क्या है, अंदर वाला कंडक्टर होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा भाई, इसके जस्ट नीचे में छुपा हुआ है ये वाला सब नीचे में छुपा हुआ है, ठीक है। तो बोलता है डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, यानी डबल इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 कंडक्टर एक तरीके से यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले डीप बार रोटर को समझेंगे। डीप बार रोटर क्या होता है, डीप बार रोटर में हम लोग क्या ले रहे हैं भाई, समझिए। हम लोग अभी किसको स्टडी करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रंट व्यू का ये वाला हिस्सा आपको समझाऊंगा, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। क्लियर हुआ। इसको अगर मैं दिखाऊं आपको, सिर्फ ये वाला हिस्सा हम लोग देखेंगे आज, इसी में पूरा का पूरा आपका
जादू छुपा हुआ है कि कैसे आपका स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस एक तरीके से इंक्रीज होता है अगर हम लोग इस तरीके के कंडक्टर को यूज़ करेंगे तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर और भी मैं बेटर तरीके से दिखाऊं डायग्राम के साथ तो इसको आप कुछ ऐसे दिखा सकते हैं भाई, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लेते हैं आपका रोटर का इस तरीके का है, ओके, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक और लगा हुआ होगा, फिर आगे चल के डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है भाई, ठीक है, खासकर अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करना है तो ओके। तो ये आपका इस तरीके का ये वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया इस तरीके से डायग्राम में। इसके अंदर ये वाले जो कंडक्टर देख रहे हैं कॉपर के, ये यहाँ पे एक तरीके से लगे हुए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अभी इस वाले सेक्शन को एक तरीके से, यानी कंडक्टर का जो फ्रंट व्यू वाला सेक्शन है ना, इसको एक तरीके से स्टडी करेंगे। आते हैं हम लोग थोड़ा सा बुक के ऊपर और बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं भाई। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, खासकर कहीं पे अगर आपको आंसर राइटिंग देना है, फिर कहीं पे इंटरव्यू है, तो वहाँ पे भाई आपके पास अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा एक बार अगर आपने समझ लिया तो। देखिए क्या बोलता है, हाई टॉर्क केज मोटर भी इसको हम लोग बोलता है जो आपका नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है काफ़ी लो होता है, ठीक है। क्यों लो होता है? तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है भाई ये काफ़ी लो देखने को मिलता है। क्यों लो देखने को मिल रहा है? क्योंकि भाई जो नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो आपका कंडक्टर लगा हुआ क्या था, वो आपका एल्युमिनियम का था एक तरीके से। तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कहाँ आपको ज़्यादा मिलेगा? बहुत कम होता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है, इसका कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी घटिया होता है क्योंकि इसका जो रोटर का रेजिस्टेंस है काफ़ी लो है। आगे बोलता है द स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग बार मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। अब स्टार्टिंग टॉर्क को एक तरीके से इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। रोटर के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने का मतलब क्या, रोटर के अंदर जो बार है, ठीक है, इसके मटेरियल में कुछ चेंजिंग करेंगे, ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टिविटी हाई हो, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर सोचने वाली बात है भाई, अगर आपने हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर एक तरीके से कनेक्ट कर दिया तो सीधी सी बात है आपका लॉसेस एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा होगा ना, स्क्वायर आर लॉस, समझे। तो आगे बोलता है हाइयर रोटर रेजिस्टेंस, अगर मेरे पास किसी तरीके से रोटर का रेजिस्टेंस हाई हो जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क भी मेरा हाई हो जाएगा, सही बात है। और एक बार अगर आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, जैसे अगर मैं यहाँ पे रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाऊं भाई, कुछ इस तरीके से होता है आपका R2/S, ये मान लेता है आपका E2 है, सेकेंडरी साइड में EMF इंड्यूस्ड ये आपका X2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में आपका स्लिप का वैल्यू 1 होता है, यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा R2/S, S की जगह 1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा R2 होगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग स्टार्टिंग में अगर करंट की बात करें, I2 की बात करें, तो I2 क्या हो जाएगा बताइए, E2/ यहाँ पे इम्पिडेंस आ जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा, X2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल देखें तो R2 अगर आपका अच्छा खासा है तो सीधी सी बात आपका इम्पिडेंस बढ़ जाएगा, इम्पिडेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात आपका करंट भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। आपको एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं। देखिए जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको स्टार्टर का नीड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाई वी नीड स्टार्टर टू स्टार्ट अ इंडक्शन मोटर, है ना। स्टार्टर का नीड क्यों है हम लोग को? तो यहाँ पे अगर आप रोटर के सर्किट के ऊपर फोकस करेंगे तो अभी जस्ट बता दिया भाई कि स्टार्टिंग में यहाँ पे R2/S, S का वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ R2 होता है, समझ में आया। और ऑलरेडी एक MCQ क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग के टाइम में आपका ये जो रोटर है ये कैसे बिहेव करता है, फिर इंडक्शन मोटर कैसे बिहेव करता है, तो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। मैंने आपको बताया था ना, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ये जो R2/S है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं R2 प्लस R2 और ये हो जाएगा 1 - S/S, समझ में। तो ये जो था आपका, जैसे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम थोड़ा सा बताऊं,
ये मान लेते हैं आपका R2 जो कि कॉपर लॉस को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका R2 और इंटू 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस। ये क्या है एक तरीके से यहाँ पे वो एक्टिव पावर एक तरीके से कंज्यूम होगा जो कि पूरा का पूरा आपको मैकेनिकल पावर डेवलप करने में बताया जा रहा है सर्किट के द्वारा, समझे। तो स्टार्टिंग में देखिए भाई, स्टार्टिंग में आपका R2 अपॉन एस था, लेकिन एस का वैल्यू 1 हो गया तो ओवरऑल क्या है, सिर्फ और सिर्फ R2, यानी यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ ऐसा दिखेगा, सिर्फ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, समझ में। यानी इसके अंदर आपका ये वाला कंपोनेंट तो शो ही नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ट्रांसफार्मर के अगर आप सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग को देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में ये हो गया X2, ये हो गया R2, और ये अगर आप इस तरीके से शॉर्टेड कर दें, है ना, तो ये हो गया ना ट्रांसफार्मर का भाई सेकेंडरी साइड का जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है शॉर्ट सर्किट के केस में ऐसा ही तो बनता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये आपका X2 हो गया, ये R2 हो गया, और ये ओवरऑल क्या है, ये वाला दोनों मैच कर रहा है। यानी स्टार्टिंग के केस में आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो एक शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। क्लियर हुआ। तो स्टार्टिंग में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ओवरऑल अगर भाई यहाँ पे अगर हम I2 की बात करें तो I2 क्या हो जाएगा, E2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका क्या है, शॉर्टेड है, इसका मतलब इम्पीडेंस काफ़ी कम है, इम्पीडेंस काफ़ी कम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका करंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी स्टार्टिंग करंट काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है भाई। इसीलिए जब हम लोगों ने IEEE का कॉन्सेप्चुअल लेक्चर दिया था भाई, तो वहाँ पे बताया था, जैसे आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, आपके घर में जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगा हुआ भाई, समरसेबल पंप पानी को भरने के लिए टंकी के अंदर, वहाँ पे देखिए जो स्टार्टर है आपके घर में, उसमें दो चीज़ दिखाया हुआ होगा, एक तो वोल्ट मीटर होगा और एक आपका एमीटर होगा, समझे। तो आप देखिएगा जैसे ही आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, मान लेते हैं स्विच है, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो जो एमीटर लगा हुआ है इसमें जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर पहले देखिएगा आपका 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक जाएगा पहले, ठीक है, या फिर 7 एम्पियर तक जाएगा, यानी पॉइंटर पहले ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरता है। स्टार्टिंग में आप देखिएगा भाई, स्टार्टिंग में ये पॉइंटर एकदम अचानक से ऊपर जाने का मतलब क्या है, 5 to 6 टाइम, यानी रेटेड जो करंट है उसका 5 to 6 टाइम क्या करता है, स्टार्टिंग करंट ज्यादा खींचता है। तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, ये जो एमीटर का पॉइंटर है ये थोड़ा सा आगे जाएगा 5 एम्पियर फिर 6 एम्पियर पे जाके फिर वापस से नीचे गिरता है 0.5 पे फिर 0.6 पे आके रुक जाएगा। तो इसके पीछे का ही रीजन होता है भाई कि स्टार्टिंग में एज अ शॉर्ट सर्किट में बिहेव कर रहा है, इंपीडेंस आपका काफी कम है, तो स्टार्टिंग करंट क्या होता है, काफी लार्ज होता है, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक स्टार्टर चाहिए। डीसी मोटर भी पड़ा होगा जिसमें आपको 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर वो सब क्या कर रहा था, आपके करंट को, स्टार्टिंग करंट को ही तो एक तरीके से वो मिनिमाइज कर रहा था, समझे। तो ओवरऑल वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप किसी तरीके से रोटर के सर्किट का रेजिस्टेंस एक तरीके से इंक्रीज कर देंगे तो ओवरऑल आपका जो इम्पीडेंस है, क्योंकि R2 बढ़ गया तो ओवरऑल इम्पीडेंस बढ़ जाए, इम्पीडेंस बढ़ गया तो सीधी सी स्टार्टिंग करंट भी एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया ये लाइन। अब आते हैं आगे। तो वही बोला था यहाँ पे, वही चीज बोला हो भाई, a higher rotor resistance give a higher starting torque and lower starting लाइन करंट एट हायर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या होता है, काफी पुअर होता है। ट्रांसफार्मर आप पढ़े होंगे ना, तो स्टार्टिंग में उसका पावर फैक्टर काफी पुअर होता है भाई। स्टार्टिंग कहना मतलब क्या, नो लोड वाला। आप ट्रांसफार्मर का ग्राफ देखेंगे तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स 90 डिग्री EMF में लैग करता है। E2 हो गया, E1 हो गया, मान लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आपका अपोजिट V1 हो गया, इसके साथ ऐसे लगा होता है, ये आपका मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट होता है, ये आपका कोर लॉस के अंदर जो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, I0 या फिर कहीं एक्साइटिंग करंट होता है। तो ये वोल्टेज है, ये मेरा करंट है, इसके बीच में ये एंगल है, इसी को बोलते हैं हम लोग फाई, द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो काफ़ी बड़ा होता है, 70 होगा, 70 डिग्री होगा, फिर 75 डिग्री होगा, फिर 80 डिग्री होगा, है ना, अच्छा खासा लैग करता है। और इंडक्शन मोटर की अगर बात करें, ठीक है, स्टार्टिंग का अगर पावर फैक्टर देखें तो उसमें और ज़्यादा घटिया होता है। घटिया क्यों होता है भाई, क्योंकि भाई आप देख रहे हैं कि इंडक्शन मोटर में भाई हम लोग का क्या है, एक तरीके से एयर गैप आ जाता है। रोटर और स्टेटर के बीच में क्या है, एयर गैप आ रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर, और आपको ये भी पता है कि जो स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वही क्या होता है, रोटर के साथ लिंक करता है। लेकिन ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ स्टेटर के अंदर, तो भाई ये एयर गैप से होकर के ही ना रोटर के सर्किट के पास पहुंचेगा, समझ रहे बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। रिलक्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब क्या, स्टेटर के अंदर आपको मैग्नेटाइजिंग करंट ज़्यादा देना पड़ेगा। मैग्नेटाइजिंग करंट अगर आप ज़्यादा देंगे, क्यों ज़्यादा दे रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोग को भाई
सेम फ्लक्स बनाना ना, लेकिन रिलक्टेंस ज़्यादा तो मेरे को मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है अब इन दोनों का जो फेजर सम होगा ये ऐसे आएगा। तो देख रहे हैं इनके बीच का जो एंगल है ये और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग पावर फैक्टर होता है वो ट्रांसफार्मर से भी एक तरीके से पुअर होता है, बहुत ज़्यादा घटिया होता है भाई। तो वही चीज़ बोल रहा है कि अगर आपने रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो स्टार्टिंग करंट भी एक तरीके से कम हो जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा और पावर फैक्टर भी एक तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे आता है, बोलता है आगे, However, higher rotor resistance reduces the full load speed। फुल लोड स्पीड भी घट जाएगा। फुल लोड स्पीड क्यों घट जाएगा भाई? तो देखिए अगर आप यहाँ पे टॉर्क वर्सेस स्लिप का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि जो मैक्सिमम टॉर्क होता है भाई, ठीक है, मान लेते हैं अभी ये NS है और ये मान लेते हैं आपका मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका Tmax है भाई, ओके। और मान लेते हैं अभी रोटर का जो रेजिस्टेंस है ये मान लेते हैं R2 डैश है। अब मैंने क्या किया, रोटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज किया। इंक्रीज करते हैं क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ जाता है। पहले मेरा ये स्टार्टिंग टॉर्क देखने को मिल रहा था, अब क्या होगा, रोटर रेजिस्टेंस मान लेते हैं आपने थोड़ा सा बढ़ाया, समझते क्या, अब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ गया, ये मान लेते हैं R2 डबल डैश है। लेकिन आप देख रहे हैं भाई इसका जो स्पीड था ये स्पीड होता है, ठीक है, स्लिप बोलिए फिर स्पीड बोलिए। अब इसका मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे है तो स्पीड कहाँ पे आ गया, सिर्फ और सिर्फ यही स्पीड देखने को मिल रहा है, इतना ही स्पीड पे घूमेगा, समझ गया। और रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ा देंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरा बढ़ गया, लेकिन इसका स्पीड देख रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क पे सिर्फ इतना ही स्पीड पे ही चलेगा। और अगर आपने रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, मान लेते हैं इतना कर दिया, तो सीधी सी बात है आपका स्टार्टिंग टॉर्क तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब मैक्सिमम टॉर्क पे क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही स्पीड घूमेगा, समझ रहे बात को। तो वही चीज़ बोल रहा है कि रोटर के रेजिस्टेंस को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, और स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा, स्पीड एक तरीके से गिर जाएगा, यानी रोटर का यानी NR जो है ये गिर जाएगा। उसके बाद करंट लिमिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ये हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद आपका पावर फैक्टर भी एक तरीके से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। हायर रोटर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस द फुल लोड स्पीड, इंक्रीजेस रोटर ओमिक लॉसेस, ओमिक लॉस भी बढ़ जाएगा, स्क्वायर आर लॉस बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी भी घट जाएगी, क्योंकि भाई सीधी सी बात है लॉस बढ़ गया तो आपको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ गया तो क्या लॉसेस में ही कंसिडर करेंगे ना, लॉसेस मेरा बढ़ गया, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई, आपका ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा ये कम आएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी पुअर हो जाए। आगे बोलता है अ लो रोटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस कब चाहिए मेरे को, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए, लेकिन जब एक बार ये रेटेड स्पीड पे आ गया तो वहाँ पे हम लोग को ये हाई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो ये बोलता है व्हेन रनिंग और अ लो रोटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑपरेशन व्हेन रनिंग सो दैट द स्लिप इज लो एंड द एफिशिएंसी इज हाई, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एक बार रेटेड स्पीड पे आ गया तो उसमें हम लोग को हाई रोटर रेजिस्टेंस का रिक्वायरमेंट नहीं। आगे बोलता है देयरफॉर फॉर गुड स्टार्टिंग परफॉर्मेंस द रोटर रेजिस्टेंस शुड बी हाई एंड अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग स्पीड द रोटर रेजिस्टेंस शुड बी लो। तो स्टार्टिंग में हाई चाहिए और रनिंग कंडीशन में को लो चाहिए। आगे बोल रहा है यहाँ पे वही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है, तो बोल रहा है वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर these conditions are fulfilled by connecting external resistance in the rotor circuit at the time of starting time हम लोग रोटर रेजिस्टेंस एक तरीके से बाहर से लगा देंगे तो रोटर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। एज द मोटर स्पीड हो, जैसे ही ये मोटर स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगा फिर रेटेड स्पीड पे आ जाएगा तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम लोग कट आउट कर देते हैं। आगे बोलता है एट नॉर्मल रनिंग स्पीड द एंटायर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कट आउट एंड द रोटर वाइंडिंग आर शॉर्ट सर्किट थ्रू द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग से शॉर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हम लोग को सर्किट कंप्लीट करना होता है, ओके। आगे बोलता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हाई रोटर रेजिस्टेंस एट स्टार्टिंग एंड लो रेजिस्टेंस एट रनिंग टू टाइप्स ऑफ रोटर कनेक्शन आर यूज्ड इन केज टाइप मोटर। सबसे पहला है डीप बार रोटर और दूसरा है आपका डबल केज रोटर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है ताकि आपको रीज़न पता हो कि हम लोग को ये क्यों करना पड़ रहा है। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। रोटर रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क मेरा एक तरीके से क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग करंट जो है मेरा रोटर के अंदर का ये एक तरीके से कम जाएगा, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है, ये भी बेनिफिट है।
उसके बाद आपका जो पावर फैक्टर है ये भी एक तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। तो 1 2 3 टोटल बेनिफिट है, यानी इतना सारा एडवांटेज है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ओमिक लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है, एफिशिएंसी आपका घट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं भाई डीप बार केज मोटर को। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसका फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं, ये वाला सेक्शन, और यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से समझना होगा। देखिए ट्रांसफार्मर से मैं आपको कंपेयर कराते चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए भाई ये मान लेते मेरा स्टेटर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मान लेते ए है, तो ये मेरा ए डैश हो जाएगा, ये मेरा बी है तो ये मेरा बी डैश हो जाएगा, सी है और ये मेरा सी डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसमें स्टेटर दिखा दिया। अब जैसे ही इसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे और ये 120 पे इलेक्ट्रिकल डिग्री पे वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और ये ओवरऑल क्या कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, फुल पिच कॉइल है। तो ओवरऑल एक यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस तरीके का मान लेते हैं 2 पोल का हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये क्या होगा, रोटर के साथ लिंक करेगा। ये मान लेते हैं मैं यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर दिखा रहा हूँ। तो भाई ये जो यहाँ पे रोटर है ना, इस रोटर का एक कंडक्टर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, देखिए ठीक है। बाकी आप समझिए इसी तरीके का आपका ये पूरा का पूरा इसमें लगा हुआ होगा। तो ओवरऑल समझिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ भाई, और ये क्योंकि गोल गोल घूम रहा है तो सीधी सी बात है ये जो कंडक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इस कंडक्टर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, ये फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। इन कंडक्टर को लग रहा होगा कि मेरे अंदर से फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो सीधी सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते आपका क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा इसके अंदर, उसके चलते आपका, और ये करंट क्या होगा, 3 फेज का होगा। और 3 फेज भी कैसा, 120 का इलेक्ट्रिकल फेज शिफ्ट। उसके चलते क्या होगा, रोटर के अंदर भी क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। अभी हम लोग इसके प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे एक तरीके से ये काम करता है, हम लोग यहाँ पे अभी समझ रहे हैं डीप बार, यानी इस तरीके से चौड़ा चौड़ा पट्टी, मतलब कंडक्टर डालने से फिर बार डालने से हम लोग का कैसे एक तरीके से स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं भाई। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस एक रोटर के कंडक्टर को बाहर निकाल के आपको मैं थोड़ा सा सेक्शन में एक तरीके से डिवाइड करके दिखाऊं, ठीक है। ये मान लेते भाई, ये इतना मान लेते पहला सेक्शन ले लिया, ये मान लेते दूसरा सेक्शन ले लिया, ये मान लेते तीसरा सेक्शन ले लिया और ये मान लेते चौथा सेक्शन ले लिया। मतलब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सेक्शन से मिलकर के पूरा पूरा बार बना हुआ, लेकिन है ही अपने आप में पूरा का पूरा सॉलिड। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो पहला बार है, यहाँ पे जो पहला सेक्शन हुआ, ये स्टेटर के बहुत नज़दीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में इतना ही का गैपिंग है, समझ रहे बात को। वही अगर आप यहाँ पे ये सेकंड वाले सेक्शन को देखें तो इसका जो स्टेटर से डिस्टेंस है ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। और वही मान लेते हैं, एक और सेक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट वाला सेक्शन देख लीजिए। स्टेटर से अगर आप इसका डिस्टेंस देखें तो ये और ज़्यादा एक तरीके से। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो पहला सेक्शन है भाई, ये जो फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये स्टेटर के बहुत नज़दीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुआ है, इस सेक्शन से या फिर इस सेक्शन तक पहुंचने के लिए इसको काफ़ी कम रिलक्टेंस पाथ देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस कम है ना। समझ रहे बात को। जैसे अगर मैं कहूँ भाई, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा ना, आपको समझ, जैसे मान लो एक मेरे पास एक कॉइल, इसमें मैंने एक्साइटेशन दे दिया, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा सेकेंडरी कॉइल है, मान लेते मैं इसी के ऊपर लपेट दे रहा हूँ ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 100% एक तरीके से कपल्ड है, यानी यहाँ पे के का वैल्यू जो होगा ये 1 होगा। के का वैल्यू मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग भाई, ये 100% कपल है, क्योंकि दोनों को एक ही कोर पे मैंने लपेट रखा है, समझे। तो जो भी इसके अंदर फ्लक्स बनेगा, ये पूरा पूरा फ्लक्स क्या हो रहा होगा, ऐसे एक तरीके से निकल रहा हूँ, मतलब ऐसे जा रहा है। इसका मतलब क्या, इधर मेरा नॉर्थ बनेगा, इधर मेरा साउथ बनेगा। तो ये सेकेंडरी साथ में भी पूरा पूरा लिंक कर रहा है। वही अगर मान लेते हैं मेरे पास ये प्राइमरी कॉइल है और दूसरा मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, देख रहा है दोनों के बीच में इतना सारा डिस्टेंस है। इसमें मैं एक्साइटेशन दूंगा तो सीधी सी बात है, अब क्या होगा, 100 का 100 फ्लक्स जो होगा
100 का 100% फ्लक्स सेकेंडरी साइड में कभी भी लिंक नहीं करेगा, कुछ ना कुछ मेरा लीक कर जाएगा भाई एयर में। समझ रहे बात को? मान लेते हैं यहाँ पे 100% फ्लक्स जो बना है इसका सिर्फ और सिर्फ 70% ही क्या हो रहा है, एक तरीके से लिंक कर पा रहा है। 70% के चलते क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से पावर ट्रांसफॉर्म होगा प्राइमरी टू सेकेंडरी, बाकी आपका क्या हो गया, फ्लक्स लीक कर गया है ना। तो वही अगर मान लेते थर्ड केस में इनके बीच में और डिस्टेंस अगर बढ़ा दो तो सीधी सी बात है अब 70% भी एक तरीके से फ्लक्स क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ भाई कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको दिखाया है कि ये फर्स्ट सेक्शन जो है स्टेटर से बहुत नजदीक है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही रिलक्टेंस पाथ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, जो स्टेटर का फ्लक्स है ये इस वाले कंडक्टर के पास बहुत ईजिली पहुंच जाएगा, फिर कहीं ज्यादा से ज्यादा इसके साथ लिंक करेगा। सही बात है। वही अगर आप सेकंड वाले की बात करें तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात है अब इस तक जो है फ्लक्स ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। मान लेते हैं फर्स्ट वाले इस वाले सेक्शन में आपका मान लेते हैं 90% फ्लक्स जो है स्टेटर का पहुंच जा रहा है, 10% लीक कर गया। इसमें क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ 70% ही फ्लक्स लिंक कर पा रहा है, बाकी लीक कर गया। और ये जो थर्ड वाला है क्योंकि बहुत दूर है ये, तो यहाँ मान लेते हैं सिर्फ 50% एक तरीके से स्टेटर का फ्लक्स पहुंच पा रहा है, बाकी आपका लीक कर गया है। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर भाई कि जो लीकेज फ्लक्स होता है ना, ये जो लीक कर गया फ्लक्स आपका, इस लीकेज फ्लक्स को अगर आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको हम लोग इंडक्टर के रूप में दिखाते हैं। जब भी आप सर्किट मॉडल करेंगे, मॉडलिंग ऑफ सर्किट पढ़ेंगे भाई, तो लीकेज फ्लक्स को हम लोग इंडक्टर के रूप में दिखाते हैं। और लीकेज फ्लक्स जिसका जितना ज्यादा होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लीकेज फ्लक्स जिसका जितना ज्यादा होगा उसका जो रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो उतना ही ज्यादा होगा। भाई मेरे L का वैल्यू पता होगा ना आपको, L इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज, इसको N इंटू 5 बोलते हैं डिवाइडेड बाय करंट। समझ में? तो जो फ्लक्स जिसका ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे लीकेज फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसको लीकेज कर लीजिए, ठीक है। लीकेज फ्लक्स अगर ज्यादा है तो इस फ्लक्स से चलते जो इंडक्टेंस देखने को मिलेगा ये भी ज्यादा है, क्योंकि इंडक्टेंस जो है प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के ऊपर। लीकेज फ्लक्स ज्यादा है तो इंडक्टेंस भी आपका ज्यादा होगा। और इंडक्टेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या, रिएक्टेंस है नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl। देख रहे हैं, ये एक्सएल जो है आपका एल पे डिपेंड करता है। तो वो समझिए लीकेज फ्लक्स ज्यादा इसका मतलब इंडक्टेंस ज्यादा, इंडक्टर ज्यादा इसका मतलब क्या, आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप इस बेसिस पे कह सकते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट सेक्शन है, ये फर्स्ट सेक्शन जो यहाँ पे मैंने दिखाया भाई, यहाँ पे क्योंकि मेरा ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इजीली लिंक कर जा रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस कम होगा। और लीकेज मतलब लीकेज फ्लक्स पहले लिखता हूं, ठीक है, लीकेज फ्लक्स क्या होगा, एक तरीके से कम होगा। तो इसके चलते, इस लीकेज फ्लक्स के चलते क्या होगा, जो इंडक्टर होगा, लीकेज इंडक्टर, वो भी कम होगा। उसके चलते जो रिएक्टेंस देखने को मिलेगा वो भी एक तरीके से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करता हूं, इसके चलते जो लीकेज इंडक्टर दिखाएंगे इसका वैल्यू कम होगा, और इसके चलते, इस इंडक्टर के चलते जो आपका लीकेज रिएक्टेंस होगा भाई, ये भी एक तरीके से कम देखने को मिलेगा। कम या ज़्यादा, ये कंपेयर कैसे करते हैं, किसी के साथ, किसी ना किसी के साथ। तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले से। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि भाई फ्लक्स कम पहुंच पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स यहाँ पे ज़्यादा लीक कर रहा होगा, और जो लीक कर रहा है फ्लक्स, उसके चलते आपका क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लीकेज इंडक्टेंस आ रहा होगा, और उस इंडक्टर के चलते आपका कुछ ना कुछ लीकेज रिएक्टेंस आ रहा होगा। तो इसका जो रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये मान लेते हैं 1 है, और ये मान लेते हैं आपका 2। ये क्या होगा, इस वाले से भाई इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे करता हूँ, इसका क्या होगा आपका मोर देन, इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। वही थर्ड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स और ज़्यादा लीक कर रहा है, इसका मतलब क्या, आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है, मतलब लीकेज इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टेंस ज़्यादा तो लीकेज रिएक्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इससे भी बड़ा क्या होगा आपका ये XL3 का लीकेज इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो आप देख रहे हैं भाई कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे डीप बार रोटर यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंस है इस कंडक्टर का जो रिएक्टेंस है भाई, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी इनर की तरफ जा रहे हैं, जैसे ये रोटर को अगर आप देखेंगे, इस रोटर को अगर आप देखेंगे भाई, तो ऊपर वाला पोर्शन को हम लोग टॉप बोलते हैं, ठीक है, ये मेरा टॉप है। और जैसे जैसे अंदर घुसते चले जाएंगे रोटर के अंदर तो क्या होता है, उसको बॉटम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि टॉप से अगर बॉटम की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो भाई मेरा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। यानी इसके अंदर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म है,
ऊपर में कम है, नीचे नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, एक तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। और जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने आपको कंडक्टर यहाँ पे दिखाया है इसको सिर्फ 3 सेक्शन में डिवाइड करें, इसको भाई इनफाइनाइट सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं, छोटा छोटा ले लीजिए इस तरीके का, है ना। तो जैसे जैसे आप जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ वैसे वैसे यहाँ पे आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा। तो जैसे जैसे नीचे तरफ उतरेंगे वैसे वैसे आपका एक तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। समझे? इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसे रोटर है ना, इसके ऊपर मान लेते हैं ऐसा स्टेटर बना हुआ होगा, समझे, और इनके बीच में एयर गैप है। तो ये मेरा एक तरीके से जो बार है यहाँ पे, इसको आप 1 2 3 4 इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में दिखा दीजिए। जैसे नीचे उतरेंगे, ये टॉप है रोटर का टॉप, ठीक है, टॉप पोर्शन है, और जैसे जैसे नीचे आएंगे मीन्स बॉटम की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे टॉप टू बॉटम वैसे वैसे मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो रहा है, एक तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। अब देखिए भाई यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है भाई, अब थोड़ा सा हम लोग सर्किट डायग्राम के ऊपर आते हैं। देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है जो रोटर है इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, मैनुअली भी समझा दूंगा और सर्किट डायग्राम से भी समझा दूंगा भाई, ठीक है। ये होता है R2/S। तो स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग मीन स्लिप का वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे स्लिप दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू 1 हो गया तो स्लिप 1 लिखने का कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा ये सर्किट है। तो यहाँ पे आप देखिए जो I2 होगा, जो I2 होगा भाई ये क्या होगा, E2 अपॉन ये हो जाएगा √R2 का स्क्वायर प्लस JX2 का स्क्वायर। और ये देख रहे हैं कि जो X2 है मेरा रोटर का जो रिएक्टेंस है भाई ये वेरिएबल है। X2 क्या है मेरा, वेरिएबल है, अभी जस्ट समझाया ना, समझ गए कि जैसे जैसे आप रोटर के इनर वाले पार्ट में जाएंगे वैसे वैसे आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, यानी X2 का वैल्यू क्या है, एक तरीके से वेरिएबल है। तो ध्यान से समझिए भाई, X2 अगर मेरा वेरिएबल है तो सीधी सी बात है मेरा ओवरऑल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा। और स्टार्टिंग के केस में भाई R2 को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडक्टर यूज किया किस चीज का बना हुआ था, कॉपर का बना हुआ था। कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी नेग्लिजिबल होता है, समझे। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं जो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना रोटर का, ये एक तरीके से डोमिनेट कर जाता है रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी ये मच ग्रेटर देन होता है R2 से। तो ओवरऑल हम यहाँ पे R2 को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो ओवरऑल इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके का बन जाएगा, रोटर करंट क्या हो जाएगा, E2 अपॉन √JX2 का स्क्वायर। तो ये लिखना कोई मतलब इस तरीके से ओवरऑल R2/X2 पे आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग में जो रोटर का करंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रोटर के रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। इस चीज को आप दिमाग में रखिए। और रोटर रिएक्टेंस भाई आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में काफी कम है, ऊपर वाले पोर्शन में काफी कम है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, रिएक्टेंस बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस बार का जो नीचे वाला पोर्शन है भाई, ये एक तरीके से हाई इंपेडेंस पाथ शो कर रहा है। इधर का जो इंपेडेंस है, मान लेते हैं आप रोटर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट ना करें, तो इसी क्वेश्चन समझिए ना, समझ रहे भाई। ओवरऑल इंपेडेंस क्या होगा, इधर वाले का वैल्यू का कम होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे इंपेडेंस मेरा बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब क्या, इधर इंपेडेंस मेरा बहुत ज्यादा है। तो भाई ज्यादा से ज्यादा जो करंट है वो कहाँ फ्लो होगा, जो लो इंपेडेंस वाला पाथ है, जो लो इंपेडेंस वाला कंडक्टर कौन सा है, ऊपर वाला पोर्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ अपर वाले पोर्शन में आपका करंट फ्लो होगा, समझ गए। नीचे वाले पोर्शन में करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंपेडेंस मेरा क्या है, एक तरीके से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि सिर्फ और सिर्फ मेरा कंडक्टर इस वाले पोर्शन में एक तरीके से फ्लो हो रहा है, अपर वाले पोर्शन में फ्लो हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे भाई करंट को फ्लो होने के लिए इतना बड़ा एरिया दिया हुआ था, इतना मोटा पाथ दिया हुआ था, समझ रहे बात को। ये ओवरऑल एरिया है ना इस कंडक्टर का। तो भाई ओवरऑल देखिए सिर्फ और सिर्फ ये फ्लो हो रहा है इतनी ही दूरी में, करंट जो है आपका स्टार्टिंग में सिर्फ इतना ही दूरी में फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल जो इफेक्टिव एरिया है कंडक्टर का, जो ओवरऑल इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एक तरीके से कम हो चुका है। और एरिया कम हो गया, इसका मतलब क्या, ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा किसका, रोटर के कंडक्टर की बात हो रही, मींस रोटर का जो रेजिस्टेंस होगा ये ओवरऑल
इंक्रीज हो जाएगा। भाई मेरे आपको पता है ना रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई एरिया। तो इफेक्टिव एरिया यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, एक्चुअल में कम नहीं हुआ है, एक्चुअल में अभी भी वही है एरिया, लेकिन भाई यहाँ पे इंपेडेंस वेरिएबल था, नीचे का इंपेडेंस ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, करंट आपका ज्यादातर अपर वाले पोर्शन में ही फ्लो होगा। तो इफेक्टिव एरिया एक तरीके से क्या हो गया, एक कम हो गया, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और रोटर रेजिस्टेंस हम लोग को बढ़ाना ही तो एक तरीके से काम था यहाँ पे, समझ गए। तो R2 एक तरीके से बढ़ गया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका स्टार्टिंग टॉर्क एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आपको एक चीज समझ में आया होगा। और कभी कभी भाई कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि स्किन इफेक्ट, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट एक तरीके से आप इसको लेकर के चल सकते हैं। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी जब यूज करेंगे एसी के अंदर, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी अगर मान लेते कंडक्टर है, ओके, इतना मोटा कंडक्टर है, तो ओवरऑल अंदर का जो इम्पिडेंस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो करंट है ये सरफेस पे फ्लो होता है बाहर बाहर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपर वाले एरिया में ही एक तरीके से फ्लो हो रहा है ना करंट, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट के हिसाब से भी कभी कभी बुक में आप देख सकते हैं कि इट्स लाइक स्किन इफेक्ट। तो कैसे एक तरीके से स्टार्टिंग में रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टॉर्क भी मेरा एक तरीके से बढ़ गया स्टार्टिंग का, लेकिन भाई अब ये जब रनिंग कंडीशन में आएगा तो रनिंग कंडीशन में मेरे को क्या चाहिए, रोटर रेजिस्टेंस एक तरीके से कम होना चाहिए ताकि मेरा ओमिक लॉस कम से कम हो। तो अब उस चीज को हम लोग कैसे अचीव करते हैं ये भी आप समझिए। देखिए अब मैं सेकेंड केस आपको समझा रहा हूं, रनिंग कंडीशन, ठीक है। रनिंग कंडीशन में तो एक चीज आप दिमाग में रखिए, रनिंग कंडीशन कहने का मतलब क्या, एनएस मान लेते भाई आपका ये 1500 आरपीएम पे है, और जो एनआर है रेटेड स्पीड पे ये लगभग कितना 1450 आरपीएम पे होगा, है ना। तो ओवरऑल आप देखेंगे स्लिप का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। जैसे स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू कितना था, 1 था। अब इस कंडीशन में आप स्लिप कैलकुलेट करेंगे एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1500, जो भी वैल्यू आए, है ना, 5 3 जा 15, ओवरऑल 1/13 जो भी परसेंट है, तो बहुत कम हो जाएगा भाई। ओके, तो स्लिप कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप रोटर के फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्लिप इनटू एफएस होता है। तो ओवरऑल स्लिप कम गया तो सीधी सी बात है 50 हर्ट्ज से मल्टीप्लाई होके रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये भी कम हो जाता है। मान लेते हैं 2 हर्ट्ज है, ठीक है, 2 हर्ट्ज 3 हर्ट्ज कुछ भी बहुत कम हो जाता है ओवरऑल। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम हो गया रोटर के अंदर, तो सीधी सी बात है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा ये किस पे डिपेंड करता है, 2πfl पे होता है। तो फ्रीक्वेंसी एक तरीके से रोटर का एक तरीके काफी पुअर हो गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में समझते हैं, ढंग से समझते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, जब रनिंग कंडीशन आप लेकर के चल रहे हैं तो आपका जो यहाँ पे सर्किट बनेगा ये हो गया JX2, ये हो गया E2 और ये हो जाएगा आपका R2/S। इस बार स्लिप को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्लिप का वैल्यू इस बार क्या होगा आपका 0.2, 0.03, 0.04 कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल इसका वैल्यू जो होगा अच्छा खासा होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है, और रनिंग कंडीशन में क्या होता है, R2/S जो होता है आपका मच ग्रेटर देन हो जाता है यहाँ पे X2 से, ठीक है। क्योंकि भाई स्लिप का वैल्यू रखें ना 2% भी रखेंगे क्या हो जाए 0.002, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, सोच रहे। तो R2 का वैल्यू काफी अच्छा खासा हो जाता है X2 के मुकाबले। तो ओवरऑल रनिंग कंडीशन में आपका कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए भाई होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे I2 की बात करें तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 अपॉन, और क्योंकि मैंने एक कंडीशन लिख दिया है कि ये वाला जो पैरामीटर है ये X2 को डोमिनेट कर देता है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये R2/S पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये होता आपका कुछ ऐसे R2/S का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाता आपका JX2 का होल स्क्वायर। लेकिन इसको मैं नेग्लिजिबल मान के चल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा I2 इक्वल टू E2 अपॉन R2/S। तो ओवरऑल देखिए भाई रनिंग कंडीशन में सबसे पहले आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि मेरा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है काफ़ी लो हो चुका है, ठीक है। और इंडक्टिव या फिर कहिए जो करंट है, ऐसे भी समझिए ना भाई, करंट जो है इसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि करंट जो है अब मेरा यहाँ पे रोटर के रिएक्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं रिएक्टेंस है क्या, कहीं पे भी नहीं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लिया है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरा कम हो चुका है। तो भाई सीधी सी बात है इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वाले वैल्यू से। तो ओवरऑल इसको नेग्लिजिबल मान लें तो आप देख रहे हैं जो रोटर करंट है ये अब
x2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब x2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर वाले कंडक्टर में यानी इधर वाले पोर्शन में, ठीक है, मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है और नीचे वाले में ज्यादा था, इससे अब कोई लेना देना ही नहीं है भाई। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? सो पहले क्या था स्टार्टिंग में कि ऊपर वाला का इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम था और ओवरऑल स्टार्टिंग में आपको पता है कि I2 इटसेल्फ क्या हो रहा है, एक तरीके से x2 पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए x2 को कंसीडर किया था। लेकिन भाई रनिंग कंडीशन में अब I2 x2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि यहाँ का इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है या फिर कहिए नीचे वाले का ज्यादा है, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? और ओवरऑल ऐसे भी आप देखिए कि एक्सेल आपका क्या है, काफी लो हो चुका है क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका काफी लो हो चुका है। तो ओवरऑल I2 जो होता है रनिंग कंडीशन में भाई इंडक्टिव रिएक्टेंस पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसके कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं जो रोटर करंट है, अब इससे कोई लेना देना नहीं है, तो सीधी सी बात है जो करंट फ्लो होगा मेरा इस बार ये पूरा यूनिफॉर्मली फ्लो होगा इसके अंदर। समझे? यूनिफॉर्मली क्यों होगा? क्यों होगा यूनिफॉर्मली भाई? क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आपने किस फैक्टर पे, किस बेसिस पे कहा कि करंट जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूरी में फ्लो होगा, नीचे में नहीं फ्लो होगा? क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आपका एक्सेल काफी लार्ज था नीचे वाले पोर्शन का, और उसी बेसिस पे कह रहे थे कि नीचे वाले पोर्शन का जो इंपेडेंस होगा ये काफी मच ग्रेटर होगा। लेकिन रनिंग कंडीशन में ऐसा कुछ है ही नहीं ना। रनिंग कंडीशन में भाई एक्सेल पूरा यहां से लेके ऊपर से लेके नीचे तक में खत्म हो चुका है, इस पे हम लोग कोई लेना देना नहीं है, जीरो हो चुका है। तो ओवरऑल क्या बचा, ये सिंपल सा एक डीसी सर्किट बन चुका है, ऐसे भी आप कह सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है, 2 हर्ट्ज हो गया, 1.5 हर्ट्ज हो गया, क्या है अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर। इसका मतलब क्या है, डीसी है। तो डीसी में भाई कभी भी आपका इंपेडेंस पैरामीटर नहीं यूज होता है, इंपेडेंस कभी आता ही नहीं, वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस आता है क्योंकि इंडक्टेंस तो खत्म हो गया ना। समझ गए बात को? और तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये एक तरीके से एक सिंपल सा कंडक्टर तरह बिहेव करेगा। तो ओवरऑल आपका जो I2 है ये पूरे कंडक्टर में, मतलब पूरे कंडक्टर के एरिया को यूटिलाइज करेगा। ठीक है भाई? तो रनिंग कंडीशन में क्या होता है, ओवरऑल जो आपका एरिया एक तरीके से इंक्रीज हो गया क्योंकि अब पूरा एक तरीके से कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और यही तो हम लोग को चाहिए था। समझ गए? तो इस तरीके से आपका डीप बार रोटर काम करता है। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं आपको, उसके बाद से हम लोग सेशन को बंद करेंगे। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। देखिए फटाफट पढ़ते हैं। यही आपका ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लीकेज फ्लक्स नीचे में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपका ऊपर वाला एलिमेंट ए है या फिर बी। देखिए क्या बोलता है ये, फटाफट पढ़ते हैं। बोलता है फिगर दिखाया गया है रोटर केज विथ डीप बार एंड नैरो बार। देखिए क्या बोलता है, अ बार में बी एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो लेयर्स को एज्यूम किया गया, नंबर ऑफ नैरो पत्ते ऐसे पत्ती से मिलकर बना हुआ। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, अपने आप में सॉलिड होता है एक तरीके से। ठीक है? रियल लाइफ का फोटो भी दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे दिखाएगा ऑलरेडी 3 लेयर दिखाया गया, ए बी सी। इट इज सीन दैट द टॉप मोस्ट लेयर एलिमेंट ए, ये जो आपका अपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे स्टेटर का जो फ्लक्स है इजिली लिंक हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे लीकेज फ्लक्स कम देखने को मिला। तो ये बोल रहा है विथ मिनिमम लीकेज फ्लक्स, यहाँ पे लीकेज फ्लक्स मिनिमम है, तो उस मिनिमम लीकेज फ्लक्स से जो आपका इंडक्टर मिलेगा यानी इंडक्टेंस मिलेगा वो भी कम होगा, उसके चलते जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा वो भी कम होगा। यानी यहाँ पे एक्सेल क्या है, बहुत ही कम है, मच पुअर है। ठीक है? एंड देयरफॉर इट्स लीकेज इंडक्टेंस इज मिनिमम। ठीक है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगा। ऑन द अदर हैंड द बॉटम लेयर सी लिंक मैक्सिमम, यानी यहाँ पे आपका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपका इंडक्टेंस भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? अब देखिए आगे क्या बोलता है, बोलते हैं एट स्टार्टिंग द रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर के अंदर बहुत अच्छा खासा फ्रीक्वेंसी है। द बॉटम लेयर एलिमेंट सी ऑफर मोर इंपेडेंस, नीचे का इंपेडेंस ज्यादा होगा, इसके चलते करंट आपका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले लेयर में ही फ्लो होगा। ठीक है? देयरफॉर मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द टॉप लेयर एंड मिनिमम करंट फ्लो थ्रू द बॉटम लेयर बिकॉज ऑफ द अनइक्वल देख रहे हैं, ऊपर में ज्यादा बह रहा है, नीचे में कम बह रहा है एक तरीके से करंट। बिकॉज ऑफ अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड द लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है? यानी ओवरऑल जो आपका रोटर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुका है ना, एंड द लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीजेस विद द, बोलते आगे विद हाई रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग करनी है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया भाई। तो ठीक है? तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो सीधी सी बात होगा स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है? तो वही बोल रहा है द स्टार्टिंग टॉर्क इज रिलेटिवली हायर एंड द स्टार्टिंग करंट इज, मतलब करंट आपका ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। आगे बोलता है नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब आएगा ये, है ना, ये तो घूमना स्टार्ट कर दिया, आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया अच्छा खासा, तो बोलता है द स्लिप
एंड द रोटर फ्रीक्वेंसी आर वेरी स्मॉल, रोटर फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाएगा। रिएक्टेंस जो होगा सभी लेयर का क्या हो जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। नहीं तो फिर यही इक्वेशन आप मान के चलिए, I2 आपका एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ R2 अपॉन S पे ही डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ओवरऑल आपका द इम्पीडेंस ऑफ द ऑल लेयर ऑफ द बार आर नियरली इक्वल। सो करंट फ्लो मतलब रेजिस्टिव ये डीसी सर्किट बन जाएगा भाई। डीसी सर्किट बन के ऐसा होता है सिर्फ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो इंपीडेंस था वो एक तरीके से इक्वली हो जाएगा, ठीक है। सो द करंट थ्रू द ऑल पार्ट ऑफ द बार फ्लो इक्वली, द रिजल्टिंग लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब पूरे बार से एक तरीके से फ्लो मतलब एरिया मेरा बढ़ गया, इफेक्टिव एरिया बढ़ गया, तो रोटर रेजिस्टेंस एक तरीके से कम जाएगा, ठीक है। इससे चलते हम लोग का एफिशिएंसी अच्छा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में भाई हम लोग बात करेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर के ऊपर।